जर्नल लीनियर इक्वेशंस, इसके हम पेयर की बात कर रहे हैं। पेयर का मतलब होता है दो लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा पेयर बेटा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास a1 a2 x के वेरिएबल x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट है, और c1 और c2 दोनों कांस्टेंट है। देखिए अब अगर हम इनको दोनों को रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली तो तीन सिचुएशन आ सकती हैं। पहला केस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि दोनों इक्वेशंस क्या बनाएंगी, लाइन बनाएंगी, तो मे बी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट करने का मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, एक आंसर आएगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं या काट रहे हैं। दूसरा हो सकता है, ये पहला केस था, दूसरा केस हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर जाएं, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है तो इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर क्या है, हर पॉइंट दोनों लाइंस का कॉमन है, हर पॉइंट कॉमन है, और एक लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहां पर आपके पास आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तीसरा केस, तीसरा केस बेटा हमारे पास होता है पैरेलल लाइंस। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इस इक्वेशन की लाइन मान लीजिए ये है, इस इक्वेशन की लाइन मान लीजिए ये है, दोनों आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, यानी कि कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब हम इक्वेशंस को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस उन इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होंगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है बेटा तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। a1 अपॉन a2 की रेशो b1 अपॉन b2 की रेशो के इक्वल नहीं होती है। कब, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो अगर हम कोइंसिडेंट लाइंस की बात कर रहे हैं बेटा तो हमारे पास आता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए, a1 अपॉन a2 की रेशो, b1 अपॉन b2 की रेशो, c1 अपॉन c2 की रेशो, तीनों रेशोज आपस में इक्वल आ जाए, तो उस केस में बेटा कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी इसको हम बोलते हैं। तीसरा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे पहचानेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2 की रेशो b1 अपॉन b2 की रेशो के तो इक्वल होगा, बट c1 c2 की रेशो के इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बिना ग्राफ बनाए हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा उनकी लाइंस पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि उसमें ओनली वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, समझ में आया आप लोगों को। देखिए यहां पर आंसर आ रहा है ओनली वन सॉल्यूशन, ऐसे केस को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट केस है, आंसर आएगा। इसमें भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, कोइंसिडेंट लाइन से बहुत सारे आंसर आएंगे, यानी कि ये भी कंसिस्टेंट है, जिसकी केस में भी x और y की वैल्यू, आंसर की बात का मतलब क्या है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये वाला पॉइंट x और y को इंडिकेट कर रहा है, यहां पर ये सारे ही पॉइंट x और y को इंडिकेट कर रहे हैं, यहां पर इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, यानी कि x और y की वैल्यू नहीं आएगी, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा क्योंकि आंसर आ रहे हैं, यानी कि x और y की वैल्यू आ रही है। यहां पर क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल होने की वजह से आंसर नहीं आएगा, x और y की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो पाएगी, तो इस केस में इसको हम बेटा इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
बेटा ध्यान से, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। दो प्रॉब्लम दिए हुए, दो पार्ट दिए हुए, पहला पार्ट ये रहा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा लीनियर इक्वेशंस बनाइए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इसका आंसर हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान से कैसे हम करेंगे। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं 10वीं क्लास के, एक मैथमेटिक्स क्विज है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स जो है बेटा 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से जो पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे हम करने वाले हैं। हम लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो है x, और नंबर ऑफ बॉयज बेटा वो है y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो टोटल बच्चे, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, टोटल बच्चे 10 हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा गर्ल्स 4 ज्यादा हैं बॉयज से, यानी कि 4 ज्यादा है x 4 बड़ा है y से, तो x में से अगर y को माइनस कर देंगे तो 4 आ रहा है। तो बेटा ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बनने के बाद हम सबसे पहले उनका ग्राफ बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम टेबल बना लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये मैं इसकी टेबल यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से आप इस टेबल को देखिएगा। देखिए टेबल के अंदर एटलीस्ट x और y की 3 वैल्यूज होना जरूरी है, कम से कम 3 वैल्यू। अब मैं अपनी इच्छा से कुछ भी वैल्यू पुट करता हूं। देखिए y की जगह मान लीजिए मैं लिख देता हूं 5, तो 10 माइनस 5 आ जाएगा। आप ओरल कर सकते हो तो ओरल कर दीजिए, सोल्व करके दिखाने की जरूरत जरूरी नहीं है कि ये सोल्व ही करना है। अगर मैं y की जगह बेटा 6 लिख देता हूं तो 10 माइनस 6 यानी कि 4 आ जाएगा। अगर मैं y की जगह 4 लिख देता हूं तो 10 माइनस 4 ये 6 आ जाएगा। तो ये तो आगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन। y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है, पहले 5 पुट किया, फिर 6 किया, फिर 4 किया। आप कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि यही वाली वैल्यू पुट करनी है जो मैंने की है। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये 4 देखो यहां माइनस है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। y की वैल्यू हम अपनी इच्छा से पुट करते हैं। मान लो y की जगह अगर मैं 0 लिख देता तो 4 प्लस 0 4 रह जाता। अगर y की जगह मैं 2 लिख देता हूं तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। अगर y की जगह मैं मान लो 3 लिख देता हूं तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। आप 1 भी लिख सकते थे, आप 2 भी लिख सकते थे, 3 4 5 कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते थे। अब ये दोनों इक्वेशंस के लिए बेटा मैंने टेबल बना ली है। आप यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूं। ये टेबल मैंने बेटा यहां पे ड्रॉ कर लिया दोबारा से। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन जिसपे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस पर यहां पर पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर वाई एक्सिस ये पॉजिटिव होती है, जबकि एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस ये वाला पार्ट नेगेटिव में रहता है, और ऐसे ही वाई डैश एक्सिस ये वाला पार्ट भी नेगेटिव में होता है। -1 -2 -3 नेगेटिव कोऑर्डिनेट यहां पर इंडिकेट होते हैं। अब ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है, ये सेकंड इक्वेशन की टेबल है। तो इस टेबल को मैं यहां पर प्लॉट करता हूं। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू भी 5। अब x 5 ये रहा, y 5 ये रहा, और ये दोनों पॉइंट कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर आकर मिल रहे हैं। आप देखिए x 5 और y 5, ये रहा ये पॉइंट। फिर x की वैल्यू 4, y 6, x 4 यानी कि ये वाली लाइन जा रही है ऊपर, y 6 यानी कि ये वाला पॉइंट यहां पर आकर मिल रहे हैं। देखिए दोनों, ये वाला पॉइंट है 5,5, ये है 4,6, अगला पॉइंट 6,4। अब देखिए x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 यहां पर मिल रहा है। देखिए ये रहा x 6 और y 4, तो ये आ गया आपके पास 6,4। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बेटा एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है दैट मींस कहीं ना कहीं हमारी गलती है। ठीक है जी, इसीलिए हम 3 कोऑर्डिनेट लेते हैं कम से कम, ताकि
स्ट्रेट लाइन बन पा रही है या नहीं बन पा रही ये हमें पता लग जाए। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये लाइन के ऊपर मैंने इक्वेशन लिख दी है। दूसरी टेबल, x की वैल्यू 4y0, x4y0 यानी कि ये वाला पॉइंट 4,0। कोऑर्डिनेट चैप्टर के अंदर हमने बहुत अच्छे से समझा है कि पॉइंट्स कहां पर एलोकेट होते हैं, कैसे एलोकेट होते हैं। x की वैल्यू 6y2, x6y2 यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6,2। x की वैल्यू 7y3, x7y3 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। इसी लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट 7,3। ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। इन तीनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं, एक स्ट्रेट लाइन फिर से बन जाएगी, आप देख पा रहे हो। अब देखिएगा ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को, इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं 7,3 पर। यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ रही है 7 और y की वैल्यू आ रही है 3। अब x क्या था बेटा? x हमने कंसीडर किया था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास आ गई बेटे 7 और y था नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज बेटे आपके पास आ गए 3। अब आप ध्यान से देखो, अगर दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं तो 10 आ रहा है, टोटल बच्चे 10 हो गए। इसके अलावा गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, अगर मैं 7 में से 3 माइनस कर देता हूं तो आपके पास 4 भी आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो आंसर है, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, जो हमें फाइंड करना था वो यही वाला होगा। ठीक है जी, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3। इनको आप नोट कर लीजिए बेटा, ड्रॉ कर लीजिए इस ग्राफ को। इसमें क्वेश्चन में कहते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की रेशियो को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हुए, जो लाइन बनाएंगी इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, आर पैरेलल, पैरेलल होगा, या कोइंसिडेंट या कोइंसिडेंट होंगी। तो ध्यान से देखिए हम कैसे इस पार्ट को करने वाले हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 5, पहली इक्वेशन का जो x के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसको a1 कहते हैं। दूसरी इक्वेशन में x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है बेटा उसको a2 कहते हैं, यानी कि 5 अपॉन 7। अब अगर मैं b1 अपॉन b2 फाइंड करूं तो बेटा यहां पर वैल्यू आएगी -4 अपॉन 6। अब ये तो कैंसिल हो रहा है, 2 3, यानी कि आ गया -2 अपॉन 3। अगर मैं इन दोनों को यहीं चेक कर लूं तो बेटा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। तो c1 c2 पे आज हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, c1 c2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैंने बताया है अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल ना हो तो उस केस में हमारे पास दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि ये लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर मैं ऐसे सेकंड पार्ट देखूं बेटा तो देखिए यहां पर a1 अपॉन a2 आपके पास आएगा 9/18, 9/18 दैट मींस 1/2। अगर मैं b1 बाय b2 की बात करूं बेटे तो आपके पास आएगा 3/6 दैट मींस अगेन 1/2, 3 1 3, 3 2 6। और अगर हम c1 अपॉन c2 की बात करें तो ये भी बेटा 12/24 यानी कि 1/2 आ रहा है। अब आप यहां ध्यान से देखो, तीनों की वैल्यू 1/2 है, दैट मींस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अब तीनों की तीनों पेयर्स, तीनों का तीनों जो रेशियो है वो आपस में इक्वल आ रहे हैं। जब ऐसा होता है तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी इस तरीके से। ये पहली लाइन, दूसरी लाइन भी सेम इसी के ऊपर बनेगी, राइट। इसको हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसका थर्ड पार्ट सेम ऐसे ही आप कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये कहते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, इनकी रेशियो को कंपेयर करना है।
फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन 2 में इन्होंने कहा था इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अब की बार ये कहते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट कब होता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन उस केस में कंसिस्टेंट होगा, या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो भी कंसिस्टेंट होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया है। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब पैरेलल लाइंस होंगी, उस केस में ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अब देखिए मैं इसका एक पार्ट फर्स्ट आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे पार्ट फर्स्ट में कहते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसकी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अगर मैं a1 अपॉन a2 फाइंड करूं बेटा, तो आपके पास आएगा 3/2। और अगर मैं यहां से b1 अपॉन b2 फाइंड करूं, तो उसकी वैल्यू आ रही है बेटा 2 अपॉन -3। इस माइनस को आप सामने भी लिख सकते हो। अब देखिए यहां पर वैसे ही देखें तो ये 3/2 है, ये 2/3 है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसे केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो इस केस को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है, आंसर आएगा, एग्जिस्ट कर रही है सिचुएशन। मान लीजिए मैं एक पार्ट और आपको करवा देता हूं, जैसे थर्ड पार्ट है, फ्रैक्शन वाला है, इस पार्ट को और करवा देता हूं। 3/2x ये पूरा a1 है, 3/2 पूरा का पूरा a1 है। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। और दूसरी इक्वेशन बेटा दी हुई है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे हम। a1 अपॉन a2 3/2 अपॉन 9, 9 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 लिख देता हूं। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं इसको सोल्व करूं तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाए। आपके पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/9, 3 3 जा 9, तो आपके पास फाइनली आ गया 1/6। ऐसे में अगर b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करूं बेटा, तो b1 क्या है, जो y के साथ लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, और b2 क्या है, जो y के साथ लिखा है सेकंड इक्वेशन में, -10 अपॉन 1, -10 है तो अपॉन 1। तो आपके पास बेटा ये आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 1/10, और ये नेगेटिव ये रहा, यहां पर आ गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो फाइनली ऊपर आपके पास 1 आ गया, 3 2 जा 6, और इस माइनस को मैंने यहां लिख दिया। अब देखो दोनों 1/6 है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि अगेन सेम केस आ गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है, a1 a2 b1 b2 के अगर इक्वल नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, और अगर एक पॉइंट पर बेटा इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब आंसर आएगा, दैट मींस कंसिस्टेंट। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लो। ठीक है जी, ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कुछ पार्ट दिए हुए हमें, फर्स्ट पार्ट मैंने यहां नोट कर लिया है। ये कहते हैं कौन सा पार्ट कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है यानी कि अगर आंसर आएगा तो उसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके बताओ कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आप a1 अपॉन a2 निकालेंगे, तो 1/2, इधर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, x के साथ कुछ नहीं लिखा यानी कि 1, 1/2 आ गया। अगर b1 अपॉन b2 आप चेक करें बेटा, तो इधर भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ये भी 1/2 आ गया। और अगर आप c1/c2 चेक करेंगे तो 5/10 यानी कि ये भी 1/2 आ जाएगा। तो आप अगर सबको देखें तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या केस बनता है, अरे ये तीनों आपस में a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 आ गया, तो उस केस में अगर तीनों पेयर बेटा पैरेलल होते हैं तो एक कंसिस्टेंट है ना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है को इंसिडेंट लाइन्स है, यहां पर को इंसिडेंट लाइन्स। तो अब ये कहते हैं अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसको सॉल्यूशन को ग्राफिकली निकालो। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए हमें बेटा टेबल बनानी पड़ेगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। टेबल बना लेते हैं इसके लिए भी यहां पर हम, x y, y की जगह आप 0 लिख दोगे तो यह 5 आ जाएगा,
1 लिख दोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 लिखोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर आपने 0 लिखा तो 5 माइनस 0 5। अगर यहाँ 1 लिख दोगे y की जगह तो 5 माइनस 1 4। अगर 2 लिखोगे तो 5 माइनस 2 3। ऐसे अगर दूसरी इक्वेशन देखो बेटा, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो बेटा यहां से आप 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 10 से को डिवाइड कर देगा 2, ये 2 उधर जाकर डिवाइड कर देगा 10 को। तो फाइनली बेटा देखो दोनों इक्वेशन आपके पास सेम है। अगर आप इसकी भी टेबल बनाओगे तो सेम टेबल बन सकती है, कोई फर्क है ही नहीं। और अगर आप दोनों टेबल्स का ग्राफ बनाओगे, अब टेबल तो सेम है, तो सेम ग्राफ बन जाएगा आपके पास। तो जरा इसको ग्राफ को प्लॉट करके दिखा दीजिए। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या ये कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये कहते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। और उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि अगर ब्रेथ x है तो ये जो लेंथ है ये x प्लस 4 है, इज 36, यानी कि पेरीमीटर का हाफ 36 है। बताइए उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे इसको। मैं लेट कर लेता हूं, लेट ब्रेथ ऑफ द गार्डन, जो गार्डन है उसकी जो ब्रेथ है उसको मैंने x मीटर मान लिया, एंड लेंथ ऑफ द गार्डन इसको मैंने y मीटर मान लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो ये कहते हैं भाई जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा, अगर मैं ब्रेथ को 4 प्लस कर देता हूं तो लेंथ इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4, वाई एक्स प्लस 4। तो यहां से अगर आप पहली इक्वेशन निकालें और x को इधर ले जाएं तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट सिचुएशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। इसके अलावा इन्होंने कहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ इक्वल है 36 के। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लेंथ की वैल्यू आपने मानी थी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के अंदर कि ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से अगर y की वैल्यू निकालता हूं तो वो आ जाएगी 4 प्लस एक्स, जैसा कि ये पहले वाली इक्वेशन में लिखा हुआ था। y की ये वाली वैल्यू बेटा मैं यहां पुट कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स इन इक्वेशन 2। ये y की जगह मैं यहां पर 4 प्लस एक्स लिखने वाला हूं, तो आपके पास बेटा यहां आ जाएगा 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, x प्लस एक्स 2x, और ये 4 उधर चला जाएगा बेटा, 36 माइनस 4, यानी कि 2x इज इक्वल टू 32, और x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 16। ये आपने निकाला x। अब हमें y निकालना है, तो 4 प्लस 16, x की वैल्यू 16 हमने यहां पुट की, तो y आ गया 20। तो देखिए ध्यान से आप समझिएगा इस बात को, हमने x लेट किया था ब्रेथ को और y लेट किया था लेंथ को। तो लेंथ जो है बेटे आपके पास वो तो आ गई 20 मीटर, और जो ब्रेथ है वो आपके पास आ गई बेटा 16 मीटर, और यही फाइनली आपका आंसर है। ठीक है जी, समझ में आया? ओके बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से।